हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जैक 10th क्लास के बोर्ड के बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 25 फरवरी को होने वाले हैं, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान होगा बच्चों SST। तो सोशल साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव का बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, वो सब क्वेश्चन पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए हो जाइए आप लोग तैयार, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को आप लोगों के बीच लेकर आए हैं मोस्ट सेलेक्टेड वायरल क्वेश्चंस, जो आपके सीधे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगा बच्चों। चलिए देर न करते हुए पहले क्लास 10 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का बच्चों, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये वीडियो मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट VVI होने वाला है। तो बच्चों चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग उसी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे बच्चों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी प्रबल संभावना है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, किस मिट्टी में नमी के कारण की क्षमता अधिक होती है। यानी कि बच्चों कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें जो नमी है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि उसमें पानी की जो मात्रा है सबसे अधिक सोख सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ख में है काली मिट्टी। तो बच्चों जो काली मिट्टी होता है ना, उसमें सबसे अधिक मिट्टी सोखने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक पानी धारण करने की क्षमता होती है। क्लियर है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 का जो आपका ख है, 1 का वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका, गुलाबी सिर वाली बत्तख निम्नलिखित में से किस श्रेणी का जीव है। ऑप्शन क में है संकटाग्रस्त जातियां में आएगा, स्थानिक जातियां में आएगा, दुर्लभ जातियां में या लुप्त जातियां में। तो बच्चों आप लोग गुलाबी सिर वाली बत्तख अभी नहीं देख पाए होंगे, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि लुप्त जातियां। यानी कि जो बत्तख गुलाबी सिर वाला था वो क्या आपका एक प्रकार का लुप्त जातियां हैं, लगभग लगभग लुप्त हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो गुलाबी सिर वाली बत्तख है बच्चों, एक प्रकार का लुप्त जातियां, याद रखिएगा 2 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपका, निम्न में से कौन रबी फसल है। तो बच्चों पिछला वीडियो में भी बताया है मैंने, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, कि एक रबी फसल और एक खरीफ फसल बच्चों। ठीक है, जो फसल है वो 2 प्रकार का जनरली है, एक आपका रबी और एक खरीफ। तो ये भी बताइए तुम्हें बच्चों कि रबी जो है आपका ये शीत ऋतु में लगाया जाता है बच्चों, यानी कि ठंडा में। वहीं पे खरीफ फसल आप लोग को कब लगाया जाता है, याद रखिएगा वर्षा ऋतु में। ये ऋतु भी पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में कि कब लगाते हैं। तो रबी फसल याद रखिएगा शीत ऋतु में, और खरीफ फसल लगाइएगा वर्षा ऋतु में। तो रबी फसल में आता है क्या क्या बच्चों, गेहूँ चना मटर, एक साथ याद कर लीजिए, गेहूँ चना मटर। वहीं पे खरीफ फसल में बच्चों याद कर लीजिए धान मक्का कपास। तो इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या गया, रबी फसल कौन सा हो जाएगा, तो का नंबर सही हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ आपका कौन सा फसल हो जाएगा बच्चों, रबी। वहीं पे धान मक्का बाजरा ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका खरीफ फसल हो जाएगा। कौन सा फसल, खरीफ फसल। तो 3 नंबर का आपका क्लियर हो गया बच्चों, 3 का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में पूछा गया, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी कि 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 4 को मिलाना है बच्चों। तो देखिए हीराकुंड महानदी पर बना है, तो बिल्कुल सही है बच्चों। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा महानदी पर। पंचेत डैम कहाँ बना है, तो दामोदर नदी पर बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं पे बच्चों सरदार सरोवर आपका नर्मदा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भाखड़ा नांगल सिंधु नदी दिया बच्चों, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे पूछा था सुमेलित नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध सिंधु से सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भाखड़ा नांगल जो बांध है बच्चों, ये सतलज पर बना है। कौन सा पर बना है, सतलज यहाँ पे। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग को क्लियर है। चौथा नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर होगा, क्योंकि भाखड़ा नांगल जो बांध है सिंधु पर ना होकर किस पर है, सतलज नदी पर है। याद रखिएगा ये भी कि भाखड़ा नांगल जो बांध है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाखड़ा तो सिंधु पर नहीं है, आपका सतलज पर है। तो 4 का क बिल्कुल सही जगह। बाकी जो ऑप्शन है बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है बच्चों। वहीं पे पंचेत डैम कहाँ पर बना है, दामोदर नदी पर बना है। ये सभी याद कीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में, गांधीवादी नेता विनोबा भावे भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना किस गांव से की थी। तो बच्चों जो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था भूदान आंदोलन, ये आपका किस गांव से स्टार्ट हुई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही जगह, पोचमपल्ली में। ठीक है, पोचमपल्ली ये कहाँ पे है बच्चों, तो याद रखिएगा वर्तमान तेलंगाना में है। ठीक है, अभी तेलंगाना में है ये गांव। तो 5 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है बच्चों, 6 में पूछा गया ये जट्रोफा क्या है। तो बच्चों जट्रोफा एक प्रकार का बायोडीजल का फसल है। क्या है, बायोडीजल यानी कि ईंधन का एक प्रकार का फसल है बच्चों। इसका ऑप्शन देख ले,
तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि चक्रवात है, सागर है, कीटनाशक है या बायोडीजल फसल है। तो घ बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि जट्रोफा क्या है, जट्रोफा क्या है, तो याद रखिएगा बायोडीजल का एक प्रकार का फसल है। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, 7 से पहले आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से हाँ, हम लोग जो भी वीडियो लेकर आ रहे हैं अभी क्लास 10th के एग्जाम को लेकर, तो सारे बच्चों आप लोग का इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी अभी तक वीडियो हम लोग कराए हैं बाकी सब्जेक्ट का, सारे में लगभग बच्चों क्वेश्चंस आपका 80 से 90% हमारे ही वीडियो से देखने को मिला है बच्चों। क्योंकि एक वीडियो में नहीं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, लगभग मान लीजिए आपका सामाजिक विज्ञान का टोटल 4 से 5 वीडियो अपलोड करेंगे, तो वही 4-5 वीडियो में से बच्चों सारा आपका ऑब्जेक्टिव जो है 80 से 90% क्लियर हो जाएगा, यानी कि 25 से 30 नंबर आप लोग को आराम से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए ताकि मोटिवेट होकर आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस लेकर आएँ जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिले बच्चों। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर अभी भी नहीं हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पूछा गया, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के रखरखाव एवं व्यवस्था का दायित्व किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है बच्चों। यानी कि जो ये सब हाईवे वगैरह रोड वगैरह है उसका आपका जो रखरखाव है किसके अंतर्गत आता है बच्चों। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, NHAI। तो NHAI सुने हैं आप लोग, ये आपका जो लंबी लंबी सड़क होती है उसका रखरखाव है ना, व्यवस्था उसका प्राधिकरण करते हैं। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, 8 में पूछा गया आपका निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। तो कौन सा चट्टान है बच्चों जिसमें खनिज का आपका निक्षेपण भी होता है और संचयन भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा आपका। 8 का तलछट्टी चट्टान बच्चों, तलछट्टी चट्टान में आपका खनिज का निक्षेपण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि खनिज का निक्षेपण किस पर होता है, याद रखिएगा ग नंबर तलछट्टी चट्टान पर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9वां प्रश्न में आपका पूछा गया आपका निम्न में से किस देश में संघात्मक प्रशासन प्रणाली है बच्चों। जो संघात्मक शासन प्रणाली है ये किस देश में है। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख में, यानी कि अमेरिका में। अमेरिका एक क्या है बच्चों, तो अमेरिका आपका एक संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया आपका भाषा का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है। तो ये अच्छे से याद कीजिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाषा जो है उस किस भारत का जो संविधान है उसका किस अनुसूची में भाषा को रखा गया है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ बच्चों 8वीं जो अनुसूची है उस पर क्या रखा गया है, भाषा को रखा गया है। भाषा का संबंध है 8वीं अनुसूची से। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल सही जगह 8वीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10वां बच्चों। जो 10वां प्रश्न पूछा गया आपका, यहाँ पे बच्चों आपका 10वां प्रश्न हो चुका था अभी। अगला देखेंगे, 10वां तो हो चुका था भाषा वाला। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कहाँ पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो 33% का आरक्षण व्यवस्था की गई है बच्चों वो कहाँ पे की गई है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 33% आरक्षण है ये आपका पंचायती राज में किया गया है। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण मिला है, 33%। तो यहाँ पे याद रखिएगा 11 का घ बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर 12 नंबर पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर से सुमेलित नहीं है पूछा है बच्चों कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी 1990। तो 1990 ये बच्चों गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1990 में नहीं हुआ था। बाकी सही है, भारतीय कांग्रेस का स्थापना 1985 में हुआ था, ये सही है। बहुजन समाज पार्टी का 1984 में हुआ था, ये भी सही है बच्चों। ठीक है, वहीं पे जो भारतीय कांग्रेस जो है यानी कि कांग्रेस हाथ छाप ये आपका 1885 में स्थापना हुआ था, ये सही है बच्चों। वहीं पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1999 में हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 12 का ख है ये आपका सही होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1990 में नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ख हो जाएगा। बाकी अपने आप में जो सही है उस पॉइंट्स को याद रखिएगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ये सही है, याद रखिएगा इस प्रकार। चलिए आगे बढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अधीन आता है। तो बच्चों देखिए सूची जो है 3 प्रकार का होता है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक आपका समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में बच्चों राज्य देखता है और संघ सूची में आपका केंद्र सरकार देखता है। ठीक है, वहीं पे समवर्ती सूची में दोनों सरकार मिलकर खर्च करती है और
काम करती है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, कृषि, पुलिस, बैंकिंग, शिक्षा, तो इसमें कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा? तो जो 13 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा है बच्चों जिसमें सरकार, राज्य सरकार भी खर्च करती है और आपका केंद्र सरकार भी खर्च करती है, दोनों देखती है इस काम को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 13 का आपका घ बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में पूछा गया इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है बच्चों? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, काशीराम। क्या हो जाएगा बच्चों, काशीराम। काशीराम ने क्या किया था, तो इसने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था, संस्थापक था। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर रखिएगा ख नंबर, काशीराम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। 15 में पूछा गया आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया था? तो बच्चों जो पंचायती राज का गठन किया गया है उस किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ग याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन बच्चों, उसी के तहत पंचायती राज को गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16वां प्रश्न पूछा गया राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई थी बच्चों? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उस किस वर्ष उसका रिपोर्ट लागू हुआ था? तो 16वां का प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सही जगह 1956 में। 1956 यहाँ पे बिल्कुल सही जगह बच्चों। उस 1956 में क्या हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को लागू कर दिया गया था 1956 में। तो 16 का क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में पूछा गया आपका सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो बच्चों सामान्यतः जो जनरली होता है किसी देश का जो विकास है वो किस पर डिपेंड करता है, या किस बेस के आधार पर, किस आधार पर हम लोग उसको निर्धारित करते हैं? तो 17वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया गया, प्रति व्यक्ति आय अच्छा होना चाहिए, औसत साक्षरता स्तर अच्छा होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सारे तीनों कंडीशन होना चाहिए बच्चों, किसी देश का विकास के आधार पर इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो गया, उपरोक्त सभी। वहीं पे 18वां प्रश्न पूछा गया बच्चों कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो 18वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके क्षेत्र वाला बताए भी थे कि जो कृषि होता है, कृषि जो होता है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वहीं पर बच्चों जो सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें मान लो जी कोई व्यक्ति किसी को सेवा दे रहा है, वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। जैसे सेवा क्षेत्र में याद रखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए बैंक किस पे आएगा बच्चों, सेवा क्षेत्र पे, क्योंकि बैंक वाला हम लोग को कुछ ना कुछ सेवा देता है, ठीक है। तो वहीं पे जो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में आता है जो सेकंड में काम, जैसे उद्योग, कृषि से मान लो जो उत्पादन हुआ, जैसे मान लीजिए गन्ना, कृषि जो गन्ना हो गया, एक हो गया वो आपके प्राथमिक में आ गया खेती से, और उस गन्ना को हम लोग जब चीनी बनाने के लिए उद्योग भेज दिए, तो बच्चों जो चीनी हो गया वो कहाँ कहाँ चला जाएगा, तो उद्योग में चला जाएगा, तो यानी कि आपका द्वितीय क्षेत्र में हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोग प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के तीनों के एग्जाम्पल्स बता दिए। प्राथमिक में कृषि आता है, तृतीय में आपका सेवा क्षेत्र आता है, बैंक वगैरह बच्चों, वहीं पे आपका द्वितीय में आपका उद्योग वगैरह आता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो 18वां नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो जो बच्चों एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं उसको भी जरूर याद कीजिएगा, और वीडियो को पसंद आ रहा है बच्चों तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेके आएँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहे बच्चों, और आपका एग्जाम में आने की संभावना बने रहे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 19वां नंबर पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? यानी कि कौन सा राज्य है बच्चों जहाँ पे बच्चों की जन्म में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 19वां नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश घ बिल्कुल सही जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्य में बच्चों शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ सही जगह, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां में पूछा गया आपका बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के प्रणेता कौन थे? तो बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक था उसका प्रणेता कौन थे बच्चों? तो 20वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सही जगह। मोहम्मद यूनुस के बारे में याद रखिएगा, ये ग्रामीण बैंक के कौन थे, प्रणेता थे बच्चों, ठीक है। तो आपका 20वां का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ग नंबर मोहम्मद यूनुस। वहीं पे बच्चों आपका 21वां प्रश्न पढ़िए। 21वां में पूछा गया आपका वैश्वीकरण ने जीवन स्तर को सुधार में सहायता पहुंचाई है बच्चों। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में बताइए कि वैश्वीकरण किस ऑप्शन को जीवन स्तर को सुधार में सबसे ज़्यादा सहायता पहुंचाई है? ऑप्शन कम है, सभी लोगों को पहुंचाया है, विकसित देश लोगों को या विकासशील देशों लोगों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो वैश्वीकरण है वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को बराबर लाभ तो नहीं पहुंचाई है, तो लेकिन एक चीज़ है कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ अलग अलग मात्रा में बच्चों लाभ पहुंचाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि क बिल्कुल सही होगा। बाकी एक बार इसको अच्छे से आप लोग एक बार क नंबर का एक बार आप लोग जरूर बताइए बच्चों, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए। वैश्वीकरण ने
जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क सही हो जाएगा, सभी लोगों का। ठीक है, सभी लोगों को वैश्वीकरण ने लाभ पहुंचाया है, तो 21 का क राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22वां इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीबीआई 22वां में देखिए पूछा गया सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 22वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, 2005 में। 2005 में कुछ क्वेश्चंस बच्चों जितने भी हैं हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो इस सब क्वेश्चंस को हम लोग क्या किया बच्चों सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि जो बार बार आते हैं वो आप इस बार भी एग्जाम में जरूर आएंगे बच्चों, इसलिए हम लोग बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस बनाते हैं बच्चों। तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आएगा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही जगह 2005। 2005 में सूचना का अधिकार नियम लागू हुआ था बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न में। 23वां में आपको पूछा गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, जो उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 23वां का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही जगह 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को बच्चों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23वां का ग नंबर बिल्कुल सही जगह 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24वां में पूछा गया आपका किस देश की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल्वेराइन स्थापित किया गया था बच्चों, यानी कि कौन सा ऐसा देश जो है वो पहल किया था कि शुल्क संघ जलवराइन लागू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 24वां प्रश्न है बच्चों आपका 24वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि प्रसा के बारे में आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, एक देश के बारे में प्रसा, तो प्रसा ने क्या किया था शुल्क संघ जलवराइन का स्थापना किया था बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25वां जाने से पहले बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस लेकर आते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप लोग का जो रियल वीकली टेस्ट होता है उसके लिए भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं सप्ताह में, जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए अभी भी आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। 25वां प्रश्न में देखिए पूछा गया हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है बच्चों। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है बच्चों वो किसने लिखा था। ऑप्शन देखिए आपका 25वां का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क में दिया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ख में दिया भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ग में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन घ में दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज नामक याद रखिए किताब किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है बच्चों। किसने लिखा है हिंद स्वराज का नाम, किताब का नाम महात्मा गांधी जी ने लिखा है बच्चों। राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया है। ठीक है, वहीं पे बच्चों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी किताब लिखे हैं, बहुत फेमस सी किताब है भारत की खोज। याद रखिएगा बच्चों भारत की खोज, क्वेश्चन आ गया आप लोग के एग्जाम में, मान लीजिए भारत की खोज किसने लिखा था, भारत की खोज। तो भारत की खोज याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। वहीं पर बच्चों भीमराव अम्बेडकर को आप लोग जानते ही हैं, ये संविधान के जनक है। ये कौन है, संविधान के जनक, यानी कि हमारे संविधान को लिखा था बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो गया इस तरह बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25वां का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो गया, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखा था। वहीं पे चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था तो बच्चों याद रखिएगा 4 फरवरी को हुआ था 1922 में, 4 फरवरी 1922 याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1922 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ख में बिल्कुल सही है बच्चों कि चोरी चौरा कांड जो हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 में हुआ था। चलिए तो 26 का ख बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न में 27वां पूछा गया 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो जो स्पिनिंग जेनी था बच्चों उसका आविष्कार किसने किया था 1764 में। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28वां प्रश्न में। 28वां प्रश्न में पूछा गया भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में जो बच्चों प्रेस आया था उसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस। जेम्स याद रखिएगा, ऑगस्टस हिक्की। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा 28वां का प्रश्न नंबर 28 का बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 का ख हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन देखिए, 29वां प्रश्न पूछा गया आपका बच्चों कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था बच्चों। कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों, कॉर्न कानून ब्रिटेन में पास किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग का। लास्ट क्वेश्चन में देखिए उसके बाद बच्चों इस वीडियो के बाद हम लोग सेक्शन बी का जो आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर पर उसको भी जरूर लेके आएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर चाहिए या बच्चों। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी आप लोग के लिए सब्जेक्टिव लेकर आए। तो वहीं पे बच्चों लास्ट प्रश्न में पूछा गया किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बागानों के बाहर से जाने की छूट नहीं थी। तो बच्चों कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके तहत बागान में जो काम कर रहे थे मजदूर लोग ना उसको बगैर इजाजत के बाहर जाने का छूट नहीं था। तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग सही जगह, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू किया गया था बच्चों जिसमें बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो 30वां का ग सही हो गया बच्चों। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से
से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने सपाटे पर शेयर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सारे जो भी आप लोग के बीच में जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही बच्चों बता दें कि क्लास टेंथ का सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव 2025, क्लास 10 सोशल साइंस 2025 करके प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। उसमें 4 से 5 वीडियो अपलोड होगा बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट होगा, जिसको देखने के बाद आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, सारा आप लोग जरूर बना के आइएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद तब तक के लिए। सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।